जय हिंद दोस्तों। लगभग एक महीने के बाद मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच अपनी नई वीडियो के साथ आ चुका हूं। आशा है आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के बीच यूक्रेन और रसिया के वॉर के बारे में डिस्कस करूंगा और उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर ये वॉर क्यों हो रहा है और इसका पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा और हमारे देश भारत पर भी इसका क्या असर पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों पहले यूएसएसआर के बारे में जानते हैं। यूएसएसआर का पूरा नाम है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे हम लोग सोवियत संघ भी कहते हैं। इसका गठन 1922 ईस्वी में किया गया था। इसमें कुल 15 देश थे। उन्हीं में से एक है आपका यूक्रेन और 1991 में इसका विघटन हो गया और ये 15 देश अलग अलग हो गए। तो दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच में आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए और आज एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों जब यूक्रेन यूएसएसआर का पार्ट था तो रूस ने यूक्रेन का काफ़ी विकास करवाया। उस समय यूएसएसआर के सेना संबंधी जितने भी सामान बनाए जाते थे, हथियार हो गए, टैंक या MiG-21 जैसे जहाज़, पानी वाले जहाज़, सारे यूक्रेन में ही बनाए जाते थे ताकि यूक्रेन का विकास किया जा सके। और ये सारी चीज़ें आज भी यूक्रेन में ही बनाए जाते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि रूस की अर्थव्यवस्था पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों नेचुरल गैस की सप्लाई पाइपलाइंस द्वारा की जाती है। तो रूस जो है अपने नेचुरल गैस का 40% यूरोपीय कंट्री को बेचता है। तो उसके लिए पाइपलाइन की ज़रूरत है और रूस का जो पाइपलाइन है यूक्रेन होते हुए जाता है, जिसके लिए रूस यूक्रेन को $33 बिलियन सालाना पे भी करता है। तो इन सभी बातों से दोस्तों यह पता चलता है कि रूस और यूक्रेन के संबंध जो है काफ़ी अच्छे थे। बट दोस्तों 2014 के बाद से, मतलब कि 2014 से इनके जो संबंध है वो बिगड़ गए। आखिर क्यों बिगड़े, तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों वर्ष 2014 में जो यूक्रेन की जनता है उन लोगों ने मांग करने लगी कि यूक्रेन जो यूरोपीय यूनियन का सदस्य बन जाए। बट रूस चाहता था कि यूक्रेन यूरोपीय यूनियन का सदस्य ना बने, क्योंकि दोस्तों यूरोपीय यूनियन में जो देश है वो देश हैं उनके संबंध रूस से अच्छे नहीं हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जो उस समय वर्ष 2014 में यूक्रेन के राष्ट्रपति थे पेट्रो येनुकोविच, वो भी चाहते थे कि यूक्रेन यूरोपीय यूनियन का सदस्य ना बने। इसलिए उनका यूक्रेन में विरोध भी किया गया और वो यूक्रेन से भागकर रूस चले गए और अंततः यूक्रेन यूरोपीय यूनियन का सदस्य बन गया, जिस कारण रूस ने यूक्रेन पर वर्ष 2014 में हमला कर दिया और यूक्रेन के क्रीमिया द्वीप पर कब्जा कर लिया और एजोव सागर और काला सागर पर रूस का बोलबाला हो गया। इसके बदले में अमेरिका ने रूस को G8 देशों की सूची से बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों G8 एक ऐसे देश की सूची है जो कि विश्व में आर्थिक रूप से संपन्न है और मजबूत है। तो दोस्तों वर्तमान में G8 जो है वो G7 बन गया और उसमें निम्नलिखित अभी 7 देश हैं: अमेरिका, कनाडा, जापान, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन। और दोस्तों इतना ही नहीं, वर्ष 2015 में रूस और यूक्रेन के बीच मिन्स्क एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसके तहत अगर यूक्रेन के अलगाववादी रूस से मदद मांगेंगे तो रूस उनकी मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे पता चलेगा कि मिन्स्क एग्रीमेंट यूक्रेन पर किस तरह से भारी पड़ा है। पर दोस्तों यूक्रेन जो है वर्ष 2017 में नाटो ज्वाइन करना चाहता था। तो दोस्तों नाटो का पूरा नाम है नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक सैन्य संस्था है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन जैसे वर्तमान में 30 देश हैं। तो दोस्तों नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर कोई देश नाटो के सदस्य देश पर हमला करे तो नाटो के जो सदस्य देश है सब एक साथ मिलकर उस देश पर हमला करेंगे। तो सोचिए दोस्तों, इसीलिए जो रूस है वो चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य ना बने। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो बाय द वे कभी रूस जो यूक्रेन पर हमला कर दे तो वो जो 30-31 देश है वो सारे एक साथ मिलकर रूस पर हमला कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि रूस बर्बादी हो जाएगा और कोई भी देश यह नहीं चाहता है कि उसकी जो सुरक्षा है खतरे में पड़े। इसलिए दोस्तों रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। पर दोस्तों ये किसी तरह का हमला नहीं है, एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। कैसे है दोस्तों, तो चलिए पता चलेगा आगे। तो दोस्तों रूस ने मिन्स्क एग्रीमेंट का उपयोग करते हुए यूक्रेन के डोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्र में विद्रोह करवा दिया, जिसे संयुक्त रूप से डोनबास रीजन कहा जाता है।
इस क्षेत्र के अधिकांश लोग रूसी भाषा बोलते हैं और यूक्रेन में जो लोग रूसी भाषा बोलते हैं उन्हें अलगाववादी कहा जाता है। तो रूस ने इनके सहयोग करने के लिए यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चला दिया। और दोस्तों यूएनओ के आर्टिकल 7 भी यही कहता है कि अगर किसी भी देश का कोई राज्य अगर उस देश से अलग होना चाहे तो अपने पड़ोसी देश से मदद मांग सकता है। तो दोस्तों यूएनए के नियम के अनुसार भी यह एकदम सही है। अमेरिका ने भी वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे देशों में भी किया था, इसलिए अमेरिका भी उतना ज़्यादा कुछ इस मैटर पर बोल नहीं पा रहा है। तो दोस्तों इस पूरे युद्ध में यूक्रेन का कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि नाटो देश जो थे वो यूक्रेन को पूरा बढ़ा चढ़ा दिए और युद्ध में उतार दिए और वो लोग खुद ही पीछे हट गए हैं। और ये सच है कि यूक्रेन जैसा छोटा देश कभी भी रूस का अकेले सामना नहीं कर सकता है। ऐसे भी दोस्तों रूस ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया हो, या वो काला सागर का क्षेत्र हो, एजोव सागर हो, या फिर डोनास्क रीजन हो, या फिर बेलारूस के तरफ से हो। इन सभी क्षेत्रों से चौतरफा हमला रूस के द्वारा यूक्रेन पर किया जा रहा है और इस युद्ध में यूक्रेन के जीत पाने की संभावना शून्य के बराबर है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि रूस ने इस युद्ध को समाप्त करने के लिए नाटो और अमेरिका से क्या मांग की है। तो दोस्तों ये महज 3 डिमांड है रूस की। तो पहला डिमांड है कि यूक्रेन लिखित रूप से रूस को दे कि वो कभी भी नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। दूसरा डिमांड यह है कि अमेरिका जो है यूरोपीय देशों से अपनी सारी परमाणु बम को वापस ले जाए। तीसरा डिमांड है कि इस्टोनिया और लातविया जैसे देशों से नाटो सेना को वापस ले जाया जाए। अगर ये तीनों मांग अमेरिका मान लेती है तो यह युद्ध समाप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं कि इस युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों यूएनओ में हुई वोटिंग में भारत ने किसी को वोट नहीं दिया, उन्होंने एक न्यूट्रल स्टैंड अपनाया है। इसका मतलब है कि भारत ने किसी को वोट नहीं दिया। अगर भारत अमेरिका की तरफ वोट देता तो भारत के जो संबंध है रूस से बिगड़ जाते। और दोस्तों रूस शुरू से ही भारत का सहयोग करता आया है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, 370 का हो, 1971 के युद्ध में रूस जो है भारत का साथ था और भारत की मदद करना चाहता था, पर अमेरिका ने रूस को भारत की मदद करने से रोक दिया। और जब 1991 में भारत अपना अंतरिक्ष अभियान शुरू कर रहा था उस समय भी रूस भारत के साथ था और भारत की मदद कर रहा था। उस समय भी अमेरिका ने रूस पर बैन लगा दिया भारत की मदद करने के लिए। इतना ही नहीं दोस्तों, जब भारत 1998 में परमाणु परीक्षण कर रहा था उस समय सारी दुनिया भारत के खिलाफ थी, यूक्रेन तक जो है भारत के खिलाफ था, पर रूस ने उस समय भारत का साथ दिया। चाहे 1999 का कारगिल युद्ध हो, उस समय भी रूस ने भारत का साथ दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत के 86% जो हथियार है वो रूस से आते हैं, जिसमें ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक जहाज शामिल है जिससे चाइना जैसे देश डरते हैं। इसके अलावा चक्र, नेप्रो जैसी परमाणु पनडुब्बी रूस की ही देन है। अगर दोस्तों भारत रूस की तरफ वोटिंग करता तो अमेरिका से संबंध बिगड़ जाते और जब भी भारत और चाइना की बात होती है तो भारत का साथ अमेरिका ही दे सकता है, रूस नहीं दे सकता है, क्योंकि रूस और चाइना के संबंध पहले से ही काफ़ी अच्छे हैं। इसलिए दोस्तों हमें रूस और अमेरिका दोनों की ज़रूरत है और दोनों से अपने संबंध को अच्छे रखने होंगे। और दोस्तों इस युद्ध के कारण भारत में सनफ्लावर ऑयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि भारत जो है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रूस से लेता है और सनफ्लावर ऑयल यूक्रेन से लेता है। तो ये छोटा सा प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकती है। इस युद्ध का पूरे विश्व पर भी यही प्रभाव पड़ेगा कि पूरे विश्व में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का कीमत बढ़ सकता है, क्योंकि रूस एक नेचुरल गैस और पेट्रोलियम का अच्छा बड़ा उत्पादक देश है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक करें।